आज की जो मैं सच्ची कहानी आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इंदौर नाम का एक शहर है। इंदौर ज़िले के अंदर कैंट रोड नाम का एक जगह आता है। यहीं पे साकार नगर कॉलोनी है और इस कॉलोनी में रहने वाले राजा रघुवंशी, जो कि अपनी पत्नी के साथ लगभग 20 दिनों के बाद हनीमून ट्रिप पे गए थे और वो हनीमून एक ऐसा हनीमून बन गया जो कि अब तक बहुत बड़ा रहस्यमयी हनीमून बना हुआ है। राजा जब अपनी पत्नी को लेकर हनीमून ट्रिप पे जाते हैं, तब हनीमून की पहली और दूसरी जो सुबह होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन तीसरे दिन ही राजा और उसकी पत्नी संदिग्ध तरीके से लापता हो जाते हैं। इस बात का खुलासा होता है 25 मई 2025 को। नमस्ते, प्रणाम, मेरा नाम पूजा है और आज की जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है। इस कहानी में एक लड़का जो कि कारोबारी है, जिसका ट्रांसपोर्ट का बहुत ही अच्छा बिजनेस होता है और इस लड़के का नाम होता है राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी जब 30 साल के हो जाते हैं, तब इनकी शादी के लिए घर वाले लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं और राजा रघुवंशी को एक लड़की पसंद आती है और जिसके साथ इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। जब रिश्ता पक्का होता है तो शादी के लिए दिन तय किया जाता है और ये दिन था 11 मई 2025। राजा जिस लड़की से शादी करने वाले थे उसे वो 2 महीने पहले से जानते थे। इस लड़की का नाम था सोनम। ये एक कंपनी में HR के तौर पे कार्यरत थी। दोनों के बीच में आपसी बातचीत होती है, दोनों परिवारों को ये रिश्ता मंजूर होता है और इसके बाद 11 मई 2025 को दोनों की बहुत ही धूमधाम से इंदौर में शादी कर दी जाती है। जब शादी हो जाता है तो ये दोनों ही, सोनम और राजा, अपने हनीमून का ट्रिप प्लान करने लगते हैं। सबसे पहले ट्रिप प्लान किया जाता है कि कश्मीर की वादियों को देखा जाएगा, घूमा जाएगा, लेकिन हाल ही में जो अटैक हुआ है कश्मीर के पहलगांव में, इसकी वजह से ये प्रोग्राम ये दोनों रद्द कर देते हैं। अब बारी आती है कि कहाँ घूमा जाए और कहाँ जाया जाए जहाँ पे कश्मीर की जैसी वादियाँ मिले और बहुत सुकून भरा पल दोनों ही अपने हनीमून को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सकें। तब इसके बाद राजा के मन में एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। वो सोचता है क्यों ना माँ कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन किए जाएं और इस वजह से इन दोनों को ही वहाँ पे दर्शन करने के बाद जो शिलोंग है वहाँ जाने का मन होता है। अब ये दोनों अपनी पूरी तैयारी करने लगते हैं, बैग पैक करते हैं। सोनम काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि इस वक्त उसकी नई नई शादी हुई थी और वो पहली बार अपने पति राजा के साथ कहीं बाहर जा रही थी। तमाम इतनी सारे सामान के पेटियों को बांधा जाता है जो ज़रूरी थी और जो हनीमून ट्रिप पे उन्हें ले जाना था। सारे बैग पैक कर लिए जाते हैं और हनीमून के लिए लगभग 20 मई 2025 को ये दोनों निकलते हैं इंदौर से। इंदौर से ये दोनों ही गुवाहाटी पहुंचते हैं और वहां पे माँ कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करते हैं। इसके बाद वहीं पे एक इंसान मिलता है जो कि इन्हें बताता है कि आप क्यों ना यहाँ से आगे घूमने जाएं और शिलोंग चले जाएं, जो कि मेघालय में पड़ता है। इसके बाद राजा का मन बनता है कि क्यों ना शिलोंग देखा जाए। ये मेघालय की राजधानी है और इसकी वजह से ये प्लान में ना होते हुए भी राजा ने तुरंत फ़ौरन ही हवाई टिकट कटवाया और सीधे ही गुवाहाटी से वो शिलोंग पहुंच जाते हैं। जब वो शिलोंग पहुंचते हैं तो पहले दिन वो जाते हैं होटल में और चेक इन करते हैं। होटल में जाने के बाद वहीं से वो एक गाइड हायर करते हैं जो वो उन्हें शिलोंग की वादियाँ दिखाने वाला था। इसके बाद उस गाइड के साथ दूसरे दिन ये कुछ दूर पे ही घूमना चाहते थे, आसपास की जितनी चीज़ें थी शिलोंग की वो देखना चाहते थे और इसके लिए गाइड ने ही सजेस्ट किया कि क्यों ना वो गाड़ी ले ले और ऐसी जो हिल स्टेशंस होती हैं, ऐसे जो वादियाँ होती हैं, ऐसे जो घूमने के तमाम प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे 2 व्हीलर बहुत आसानी से मिल जाता है। कुछ ID जमा करानी होती है और 2 व्हीलर आराम से किराए पे मिल जाता है। राजा ने भी 4 दिन के लिए एक स्कूटी को किराए पे ले लिया। जो भी ज़रूरी कागजात थे वो उन्हें देकर 4 दिन का पैसा स्कूटी का जमा करके स्कूटी वो लेकर के चला जाता है।
अब ये गाइड भी राजा के साथ होता है, राजा की पत्नी सोनम भी उसके साथ होती है और ये तीनों 23 तारीख को गुवाहाटी के एक ऐसे घने जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ पे इन्हें झरना देखना था। इस झरने को देखने का आइडिया भी इस गाइड ने ही उनको दिया था। अब 23 तारीख को इधर राजा की माँ अपनी नई नवेली बहू को फ़ोन करती है। फ़ोन ये लगभग 1:45 पे लगाती हैं और अपनी बहू को कहती हैं कि आज तो उपवास था, तुम्हारा आज 11 का दिन है और मैं अभी खिचड़ी फरियाली बना रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे याद आया कि मेरी बहू का आज तो उपवास है। और इतना बोलते से ही बहू की सामने से आवाज़ आती है कि हाँ माँ, मैं उपवास नहीं भूली हूँ, हनीमून ट्रिप पे आए हैं लेकिन उपवास को भी वो रख रही थी। इधर वो ये भी बताती है कि उसका पति राजा कितनी बार उसको खाने के लिए बोल भी चुका है, 2 से 3 बार। इधर उसकी सासू माँ बोलती हैं, जिनका नाम उमा है, कि तुम कुछ भी ऐसा खा लो जो व्रत में खाया जाता है, जो भी तुम्हें मिले वो चीज़ तुम खा लो। इस पे सोनम बताती है कि यहाँ पे कुछ दूरी पे ही एक कॉफ़ी का स्टॉल था, जहाँ पे कॉफ़ी भी पिया, लेकिन वो कॉफ़ी इतना अच्छा लगा नहीं, इस वजह से कॉफ़ी उसने फेंक दिया। और उसके बाद वो अभी एक पहाड़ की चढ़ाई पे चढ़ रही है और उसका सांस भी फूल रहा था। दम फूलने की वजह से वो बात ठीक से नहीं कर पा रही थी, काफ़ी ज़्यादा सांस गहरी गहरी ले रही थी। इसके बाद उमा, जो उसकी सासू माँ होती हैं, वो कहती हैं कि तुम अभी कहाँ हो और कहाँ जा रहे हो, तुम काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई सी लग रही हो, तुम्हारा सांस फूल रहा है। इसके बाद जो बहू होती है वो बताती है कि हम एक ऊंची चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं पहाड़ पे, जहाँ पे हमें झरना देखने जाना है। इस पे सासू माँ रोकती टोकती भी हैं कि तुम इतनी ऊंचाई पे क्यों जा रहे हो, तुम नीचे से भी इस चीज़ को देख सकते थे। लेकिन उस पे बहू का जवाब ये होता है कि राजा यानी पति जो है वो मान नहीं रहा है, इस वजह से वो जा रही है। काफ़ी अजीब सा रास्ता है, फिसलन भी है, बारिश भी हो रही है, इस वजह से उसने रेनकोट भी पहना था। अब जब इतनी बात हो जाती है 23 तारीख को, तो माँ को तसल्ली मिल जाती है और माँ कहती है कि ठीक है, तुम घूम के आओ, उसके बाद फ़ोन लगाओ। और बहू भी इतना बोलकर काट देती है कि यहाँ नेटवर्क नहीं है, बाद में बात करेगी। अब जो सासू माँ होती हैं वो निश्चिंत हो जाती हैं कि फ़ोन आएगा जब बच्चे घूम कर वापस होटल आ जाएंगे। लेकिन इधर उमा के मोबाइल पे कोई भी कॉल जब नहीं आता है, रात हो जाती है, तब उन्हें चिंता होने लगती है। वो फिर से नंबर डायल करती हैं, लेकिन ना ही उनके बहू का फ़ोन लगता है, ना ही उनके बेटे का फ़ोन लगता है और दोनों ही नंबर स्विच ऑफ बताते हैं। इतना ही नहीं, जब राजा घर से निकला था तब उसके पास 4 मोबाइल थे और चारों ही स्विच ऑफ ही बता रहे थे। अब माँ की घबराहट बढ़ जाती है। इसके बाद माँ बेचैन होती है पूरी रात और वो ये भी सोचती है कि शायद वो थक गए होंगे, इसलिए सो गए होंगे, इस वजह से मोबाइल नहीं लग रहा है। सुबह उठने के बाद वो फिर से कॉल करती है, लेकिन फिर भी मोबाइल स्विच ऑफ ही बताता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। उसके बाद उमा की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो तुरंत ही अपने दूसरे बेटों के पास जाती है, जिसका नाम सचिन और विपिन होता है। सचिन विपिन जैसे ही इस बात को सुनते हैं, माँ की घबराहट को देखते हैं। इस दिन 24 मई 2025 का दिन था। अब भाइयों की भी घबराहट बढ़ती है और उसके बाद वो सीधे ही, और जो उनकी बहू थी सोनम, उसके भाई को गोविंद को भी फ़ोन किया जाता है। अब इन तीनों में बातचीत चलती है कि दोनों ही कल से लापता हैं, फ़ोन भी नहीं आया है, स्विच ऑफ भी है, तो गए कहाँ। इसके बाद अब लड़की के परिवार वाले भी घबराते हैं और लड़के के भी परिवार वाले घबराते हैं। और इतना ही नहीं, ये सभी मिल करके सोचते हैं कि हमें खुद जाकर देखना चाहिए कि दोनों गए कहाँ। 25 तारीख की फिर से हवाई टिकट कराई जाती है, जो कि गुवाहाटी की होती है, और सीधे ये गुवाहाटी से शिलोंग पहुंचते हैं। जब ये शिलोंग पहुंचते हैं, जो लड़की का भाई गोविंद होता है और विपिन जो होता है मझला भाई लड़के का, ये दोनों ही वहाँ पहुँचकर जैसे जैसे उन दोनों ने फ़ोन पे बताया था कि अभी वो इस रिसोर्ट में रुके हैं, फिर उन्होंने गाड़ी की है भाड़े पे, और ये सारी ही जगहों पे जाकर के वो छानबीन अपने तरफ से करना शुरू करते हैं। इधर परिवार के कुछ लोग इंदौर में जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी जाते हैं, वहाँ कंप्लेन कराते हैं कि उनका बेटा और बहू
शिलोंग जाकर के गायब हो चुके हैं। इधर जो लड़की का भाई है और लड़के का भाई है वो भी अपने ढंग से पूछताछ करते हैं, सभी जगह फ़ोटो दिखाया जाता है, वहाँ के पुलिस के पास भी जाते हैं और वहाँ पे भी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाषा जो है वो बदलाव होने की वजह से वहाँ का भाषा और यहाँ का भाषा जो है मैच नहीं होता है। इस वजह से पुलिस वाले भी समझ नहीं रहते कि वो कहना क्या चाहते हैं। अब परेशानी और बढ़ती चली जा रही थी और इधर सोनम और राजा का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब 25 तारीख भी ख़त्म हो जाता है उसके बाद विपिन और गोविंद मिल करके ये सोचते हैं कि अब जो सोशल मीडिया है उसका सहारा लेना चाहिए। जो फ़ोटो है राजा और सोनम का वो सोशल मीडिया पे अपलोड करके बताना चाहिए कि दोनों शादीशुदा हैं, गुमशुदा हैं और ये इतने तारीख से लापता हैं। ऐसा करके इन्फ्लुएंसर्स की वो मदद लेते हैं जो सोशल मीडिया पे तमाम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं। इनके फ़ोटोज़ को जब सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो ये धीरे धीरे इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि सीधे मध्य प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं, बड़े अफसर हैं, उन तक ये बात पहुंचती है। साथ ही मेघालय के जो ऑफिसर्स हैं उन तक भी ये बात जाती है और ये जो फ़ोटो है वो बहुत तेज़ी से वायरल होना दोनों का ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जो डीसीपी हैं क्राइम ब्रांच के राजेश कुमार त्रिपाठी, इनको ये केस सौंपा जाता है जो कि खुद कमिश्नर जो कि इंदौर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, संतोष सिंह, वो सौंपते हैं और फिर इस मामले को बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है और सोनम और इनके पति राजा को ढूंढने की अब तमाम कोशिश सरकारी तौर पे की जाती है, क्योंकि यहीं तक नहीं, इनकी फ़ोटो इतनी ज़्यादा वायरल हो जाती है कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव, उन तक भी खबर पहुंचता है। गृह मंत्री तक भी जब बात जाती है तब तमाम टीम गठित की जाती है जो इन्हें ढूंढ सकती थी। इसके बाद टोटल 6 टीमें गठित की जाती हैं जिसमें 35 ऑफिसर्स होते हैं, एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम। तमाम ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो खाई में जाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे राजा की स्कूटी बरामद की जाती है, क्योंकि जब टीम इन्वेस्टिगेशन की पहुंचती है शिलोंग तब वहां पे सीधे सागर सेन सामाल के पास जाती है जो कि स्कूटी भाड़े पे देता था और यहीं से राजा ने भी स्कूटी लिया था किराए पे और जिसका जो नंबर था वो था ML05AA1472 और इस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम था, जीपीएस लगा हुआ था। इसकी वजह से इस गाड़ी का लोकेशन जब इस गाड़ी के मालिक ने बताया कि ट्रैक किया जा सकता है तब उस गाड़ी को ट्रैक किया गया और पुलिस की टीम उस गाड़ी तक पहुंची। जब गाड़ी तक पहुंची तो वहां पे गाड़ी लावारिस हालत में खड़ी थी, जहाँ पे गाड़ी में चाबी भी लगा था और यहाँ पे ना ही राजा के और ना ही सोनम के कोई भी सामान दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जो पुलिस की टीम होती है वो सर्च ऑपरेशन चलाती है। जब सर्च ऑपरेशन चलाती है तो लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर ओसारा झील के पास राजा की डेड बॉडी ड्रोन के माध्यम से सर्च ऑपरेशन में दिखाई देती है। इसके बाद जो टीमें होती हैं, रेस्क्यू टीम, वो राजा की बॉडी तक पहुंचती हैं। इसके बाद राजा की बॉडी इतनी ज़्यादा, क्योंकि 10 दिन हो चुके थे, 10 से 12 दिन हो चुके थे, वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि 11 दिन हो चुके थे। 2 जून लगभग सुबह 11 बजे का समय था। राजा की डेड बॉडी के पास बस उसके हाथ में जो घड़ी थी, जो स्मार्ट वॉच थी और उसके हाथ पे एक टैटू बना था जिस पे राजा लिखा था, बस इसी से उसकी बॉडी की शिनाख्त हो पाती है। और उनके भाइयों तक जब फ़ोटो पहुंचाया जाता है तो उन लोगों को फिर जाकर पता लगता है कि हाँ, ये राजा की बॉडी है और जो टैटू था इसके माध्यम से उसकी बॉडी की शिनाख्त होती है। बॉडी को कब्जे में लिया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस बॉडी के थोड़ी ही दूरी पे एक हथियार भी बरामद होता है। इस हथियार को भी पुलिस कब्जे में ले लेती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो स्कूटी जहाँ मिली थी उससे 20 से 25 किलोमीटर दूर जो राजा की बॉडी मिली है वहाँ पे केवल एक सफ़ेद रंग की कमीज मिली है जो कि किसी महिला की बताई जा रही है, शायद ये रेनकोट है। और इसके बाद सोनम का कोई भी पता नहीं लगता है। राजा की जहाँ पे बॉडी है
वहाँ पे एक पार्किंग एरिया है जहाँ पे 5 से 6 फीट ऊंची दीवार है जिसे फानना बहुत नामुमकिन है। तो राजा ऐसी दीवार को फान के वहाँ उस पार कैसे गया, ये भी एक जांच का विषय है। शुरुआती तौर पे जो ये पूरा मामला है इसमें हत्या की धाराएं लगाई गई हैं, यानी हत्या की मुकदमा को दर्ज किया गया है। जो गाड़ी राजा की बरामद हुई है उस जगह का नाम है रियात अर्लिंग यान, जो कि वीर साहब डुंग के पास है। शायद हो सकता है कि जो मैं स्थान का नाम ले रही हूँ वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि कई बार जो नाम होते हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं कि वो शायद प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ के एरिया के नाम कुछ ऐसे ही डिफ़िकल्ट हैं। तो इस जगह पे 1000 फीट नीचे खाई में राजा की बॉडी मिली है, गाड़ी के पास से कुछ दूरी पे, और जो इतनी गहरी खाई है जहाँ पे बिल्कुल आराम से जाना पॉसिबल नहीं है। कैसे राजा की बॉडी 1000 फीट नीचे खाई में मिली। इसके अलावा शिलोंग नॉर्थ ईस्टर्न के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हैं, वहाँ पे राजा की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम हुई है, जहाँ पे बताया गया है कि उसका जो हत्या हुआ है इसमें धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया है, जो हथियार पुलिस को बरामद हो गई है। इधर राजा की जो डेड बॉडी थी वो उनके जो पैतृक स्थान है, निवास स्थान, वहाँ भेज दिया गया है, उनके क्रियाक्रम को कर दिया गया है। लेकिन सोनम का कोई भी अब तक पता नहीं चल पा रहा है और सोनम को अभी भी ढूंढा जा रहा है। वो सारा झील जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी है। वहाँ पे एक वो सारा रिसोर्ट भी है जहाँ पे बताया जाता है कि कई बार चोरी झपटी के मामले आते हैं, कई सारे ऐसे गैंग एक्टिव हैं जो लोगों के पैसे छीनते हैं, लोगों से सामान छीनते हैं और कई बार उन्हें मार भी देते हैं। और ऐसी परिस्थिति में कई सारी शंकाएं जताई जा रही है, क्योंकि ये जो राजा था इसके पास भी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी, सोनम के पास भी कुछ गोल्ड की ज्वेलरी थी जो उन्होंने पहन रखी थी। जो उनको जानने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि जो राजा का मोबाइल था, 4 मोबाइल राजा के पास थे, वो बरामद नहीं हुए हैं। राजा के हाथ में अंगूठी थी, उसके हाथ में ब्रेसलेट था, उसके गले में चेन था, ये तमाम चीज़ें बरामद नहीं हो पाई हैं। तो वो गई कहाँ और आखिरकार सोनम है तो है कहाँ, तो ये अभी भी जांच का विषय है। और इस मामले में जैसे जैसे जो भी प्रतिक्रियाएं आती जाएंगी वो मैं बाकी आपको खबरों के माध्यम से बताती रहूँगी। लेकिन ये घटना अपने आप में ही एक ऐसी डरा देने वाली घटना है कि जब भी कोई किसी प्रदेश में घूमने जाता है, कहीं विदेश घूमने जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अपनी भावनाओं को बहुत अच्छा रख के जाता है। उस जगह के लोगों को भी वो जो यात्री होते हैं बहुत अच्छे नज़रिए से देखते हैं। और अगर किसी भी यात्री के साथ ऐसी कोई घटना होती है तो तमाम जो बाद में जाने वाले लोग थे, जो प्लान कर रहे थे, वो कभी भी ऐसी जगह जाना नहीं चाहेंगे। और इससे अगर जो भी प्रदेश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी ख़राब होती है, जैसा कि हाल ही में पहलगांव में देखने को मिला है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय है। मैं आशा करती हूँ कि जहाँ भी सोनम हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने परिवार को जल्द से जल्द वो मिल जाए। इस घटना के पीछे जो भी मुजरिम है उनको जल्द से जल्द कानून के सलाखों के पीछे भेजा जाए और कड़ी से कड़ी उन्हें सजा मिले। तो आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। मैं बस कहानियाँ इसी मकसद से सुनाती हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सचेत रहें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। मेरा नाम पूजा है। यदि आप ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।